नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। सरकारी विभाग में बड़े बाबू विनोद कुमार की गृहस्थी की गाड़ी हंसी खुशी से चल रही थी। इसी बीच एक पुलिस इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर से उसके अवैध संबंध हो गए। इन अवैध संबंधों ने विनोद के घर में ऐसा जलजला खड़ा कर दिया कि 30 जनवरी 2018 की बात है। झारखंड के जिला हजारीबाग के थाना बड़ा बाजार के थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद शाम के समय अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। थाना प्रभारी ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए आने का कारण पूछा तो उसने बताया, सर, मेरा नाम विनोद पाठक है। मैं जयप्रभा नगर कॉलोनी में किराए के मकान में बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। आज मेरी बीवी अन्नू पाठक सुबह किसी काम से बाहर गई थी। वह अभी तक नहीं लौटी है। मैंने अपने स्तर पर उसे सब जगह तलाशा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या बीवी कहीं चली गई? नथुनी प्रसाद आश्चर्य से बोले। पर कहाँ चली गई? नहीं जानता सर, कहाँ चली गई? विनोद बोला। कहीं पत्नी से झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था जिससे वह नाराज होकर कहीं चली गई? थाना प्रभारी ने पूछा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और पत्नी के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था, विनोद ने बताया। एक काम करिए, पत्नी की गुमशुदगी की एक तहरीर लिख कर दे दीजिए। मैं दिखवाता हूँ कि मामला क्या है, थाना प्रभारी ने कहा। मैं एक दरख्वास्त लिख कर लाया हूँ सर, थाना प्रभारी की ओर एक पेपर बढ़ाते हुए वह बोला। थाना प्रभारी ने उसकी दी हुई दरख्वास्त पर एक नज़र डाली और वह मुंशी को गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए दे दी। इसके बाद उन्होंने विनोद को आश्वस्त कर घर जाने के लिए कह दिया। पत्नी की गुमशुदगी की सूचना देकर विनोद पाठक जैसे ही थाने से निकलकर कुछ दूर गया होगा, तभी एक गोरी चिट्ठी, बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र यही कोई 16 से 17 साल के करीब रही होगी, थाना प्रभारी के पास पहुंची। उसके साथ मोहल्ले के कई संभ्रांत लोग भी थे। उस लड़की ने अपना नाम कीर्ति पाठक पुत्री विनोद पाठक निवासी जयप्रभा नगर बताया। उसने थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद को बताया कि उसकी मां अन्नू पाठक आज सुबह से घर से गायब है। उनका अब तक कहीं पता नहीं चला है। उसे आशंका है कि कहीं उसके पापा विनोद पाठक ने ही मां के साथ कोई अनहोनी न कर दी हो। कीर्ति के मुंह से इतना सुनते ही थाना प्रभारी उस लड़की की तरफ गौर से देखने लगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसके पिता भी पत्नी की गुमशुदगी लिखाने आए थे। अब बेटी ही पिता पर मां को गायब करने का शक कर रही है। इससे यह मामला तो बड़ा गंभीर और पेचीदा लगने लगा। थाना प्रभारी ने कीर्ति से पिता पर लगाए जाने वाले आरोप की वजह पूछी तो उसने विस्तार से मां और पिता के बीच के संबंधों के बारे में और उनके बीच सालों से चले आ रहे झगड़े के बारे में बता दिया। कीर्ति की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए कि एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बने अवैध संबंधों की वजह से विनोद पाठक अपनी पत्नी को मारता पीटता था। थाना प्रभारी ने एसआई श्याम कुमार को विनोद पाठक के घर मामले की जांच के लिए भेज दिया। एसआई श्याम कुमार जांच के लिए विनोद पाठक के यहां पहुंच गए। उन्होंने विनोद के बच्चों के अलावा पड़ोसियों से भी पूछताछ की। प्रारंभिक जांच करके एसआई श्याम कुमार ने थाना प्रभारी को बता दिया कि विनोद पाठक की पत्नी अन्नू पाठक वास्तव में गायब है। इसके अलावा विनोद पाठक भी थाने में सूचना देने के बाद से लापता है। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अगले दिन 31 जनवरी की सुबह 10 से 11 बजे के करीब थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद विनोद पाठक के घर पहुंच गए। पुलिस को देखकर मोहल्ले के लोग वहां जमा हो गए। अन्नू के साथ साथ विनोद पाठक घर पर नहीं था।
घर में उनके तीनों बच्चे कीर्ति, वाणी और वंश ही थे। पूछने पर बच्चों ने पुलिस को बताया कि पापा बीती रात से ही घर नहीं लौटे हैं। यह जानकर थाना प्रभारी को विनोद पर ही शक हो गया कि जरूर पत्नी के गायब होने में उसका हाथ रहा होगा, तभी वह फरार है। जैसे ही वह उसके घर में घुसे तभी हल्की हल्की बदबू आती हुई महसूस हुई। पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन बदबू कहाँ से आ रही थी पता नहीं चला। एक कमरे में दरवाजे पर ताला लटका मिला। पुलिस ने कीर्ति से ताला बंद होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वह कमरा माँ का है, उसमें माँ रहती है। जब से वह गायब है तब से उस कमरे पर नया ताला लगा है। पापा ने उसे बताया था कि अन्नू मायके जाते समय कमरे में ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गई है। कीर्ति की यह बात थाना प्रभारी के गले नहीं उतरी क्योंकि जब घर में पहले से सभी कमरों के ताले और उसकी 2 से 2 चाबियां थी, तो मां ने नया ताला क्यों खरीदा। शंका होने पर उन्होंने उस कमरे का ताला तोड़ने के निर्देश साथ आए पुलिसकर्मियों को दिए। ताला टूटने के बाद पुलिस जैसे ही कमरे में घुसी तो महसूस हुआ कि बदबू इसी कमरे से आ रही है। पुलिस कमरे में वह चीज ढूंढने लगी जहां से वह बदबू आ रही थी। ढूंढते ढूंढते पुलिस जैसे ही दीवान के करीब पहुंची तो बदबू और तेज हो गई। मतलब साफ था कि बदबू दीवान के भीतर से आ रही थी। पुलिस ने दीवान को खोला तो भीतर का नजारा देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवान में काफी खून फैला था जो सूख चुका था। वहां एक काले रंग की पॉलीथिन थैली और एक प्लास्टिक का बोरा रखा था। उन पर भी खून लगा था जो सूख चुका था। थाना प्रभारी को समझते देर न लगी कि विनोद ने पत्नी की हत्या करके उसकी लाश दीवान में छिपा दी है। उन्होंने प्लास्टिक का बोरा खुलवाया तो खोलते ही सबके होश उड़ गए। काली पॉलीथिन में अन्नू का कटा हुआ सिर और बोरे में धड़ था। उसके हाथों को पीछे की ओर करके प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया गया था। उसके पैर घुटनों से मोड़कर पेट से बांध दिए थे। पिछले 2 दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब अन्नू पाठक की उसके ही बेडरूम में लाश पाए जाने के बाद रहस्य से पर्दा उठ गया। मां की लाश मिलते ही तीनों बच्चे दहाड़े मार कर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए, बच्चों को ढांढस बंधाने लगे। विनोद का अभी कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ है। अन्नू पाठक की लाश बरामद किए जाने की सूचना थाना प्रभारी ने डीएसपी चंदनवत्स और एसपी अनीश गुप्ता को दे दी। कुछ ही देर बाद एसपी और डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए थे। तलाशी के दौरान पुलिस को रसोई घर में रखी डस्टबिन से एक चाकू बरामद हुआ। चाकू के ऊपर खून लगा हुआ था, जो सूख चुका था। लग रहा था कि शायद इसी चाकू से अन्नू की हत्या की गई होगी। पुलिस ने चाकू अपने कब्जे में लिया। अन्नू की हत्या की सूचना उसके मायके वालों को भी दे दी गई थी। फिर जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी। अगले दिन यानी 1 फरवरी 2018 को थाना प्रभारी ने अन्नू के घर पहुंचकर उसकी बड़ी बेटी कीर्ति से विस्तार से पूछताछ की। कीर्ति ने कहा कि उसके पापा उसे और मम्मी को पिछले 5 सालों से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। जिस मंजू ठाकुर नाम की महिला से उनके गलत संबंध है, वह इसी शहर में पुलिस इंस्पेक्टर है। थाना प्रभारी ने यह जानकारी एसपी अनीश गुप्ता को दे दी। कीर्ति ने जिस हौसले के साथ अपने पिता के चरित्र पर आरोप लगाया था, वह ऐसे ही नहीं लगाया था। उसके पास प्रत्यक्ष तौर पर कई प्रमाण भी थे। इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर के उसके पापा विनोद पाठक से वर्ष 2013 से संबंध थे। वह उसके पापा से मिलने अक्सर घर आती रहती थी। यही नहीं, कई बार तो अन्नू के रहते हुए मंजू ठाकुर विनोद के साथ उसके बिस्तर पर एक साथ सोए भी थे। इससे नाराज होकर अन्नू अपने मायके रांची चली जाती थी और महीनों वहीं रुक जाती थी।
बच्चों के विरोध करने पर विनोद उन्हें निर्दयता पूर्वक पीटता था। केस में महिला पुलिस इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर का नाम सामने आने की जानकारी मीडिया वालों को हुई तो मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला। इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर के खिलाफ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिले थे, इसलिए एसपी अनीश गुप्ता ने डीएसपी चंदन वत्स को उस पर नजर रखने के निर्देश दिए। उधर पुलिस विनोद पाठक को भी सरगर्मी से तलाश रही थी। 6 दिन बीत जाने के बाद भी विनोद पाठक की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही मंजू ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन लिया था। इस कारण लोग पुलिस का विरोध करने पर उतर आए थे। 4 फरवरी 2018 की रात हजारीबाग स्टेडियम से झंडा चौक तक एंजेल्स हाई स्कूल, डीपीएस, होली क्रॉस वीटीआई, डीएवी पब्लिक स्कूल, संत रॉबर्ट बालिका विद्यालय सहित अन्य कई स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं, शिक्षकों ने कैंडल जुलूस निकाला। सदर विधायक मनीष जायसवाल, उपमहापौर आनंद देव, ब्रजकिशोर जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग भी जुलूस में शामिल रहे। 6 फरवरी को जदयू के वरिष्ठ नेता बटेश्वर प्रसाद मेहता न्याय दिलाने के लिए एसपी अनीश गुप्ता से मिले। उन्होंने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। एसपी से मिले प्रतिनिधिमंडल में जिला सचिव कृष्णा सिंह, नगर महासचिव सतीश कुमार सिन्हा, दीपक कुमार मेहता आदि शामिल थे। घटना के विरोध में स्कूलों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठन भी उतर आए। उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर मृतका को श्रद्धांजलि दी और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस बीच डीएसपी चंदन वत्स और थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद घटना की जांच में जुटे रहे। उधर पुलिस ने मंजू ठाकुर और विनोद ठाकुर के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स की जांच करने पर पता चला कि घटना वाले दिन दोनों के बीच 32 बार बातचीत हुई थी। पुलिस के लिए विनोद या मंजू ठाकुर से पूछताछ करने का यह अच्छा आधार था। इसी साक्ष्य के आधार पर डीएसपी ने 6 फरवरी को पीटीसी इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के लिए उसे थाने लाया गया। पूछताछ में पहले तो वह अन्नू की बेटी कीर्ति द्वारा उस पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकारती रही। चूंकि मंजू खुद कानून की मंजी हुई खिलाड़ी थी, वह कानून की एक एक बारीकी को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए अपने बचाव में वह सभी हथकंडों को इस्तेमाल करती रही। लेकिन डीएसपी चंदन वत्स भी उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते रहे। आखिर वह उनके सवालों के घेरे में फंसती चली गई। अंत में उसने कानून के आगे घुटने टेक दिए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। फिर उसने अपने प्रेम संबंधों से लेकर अन्नू पाठक की हत्या तक की जो कहानी बताई वह बड़ी दिलचस्प निकली। 45 वर्षीय विनोद पाठक मूल रूप से झारखंड राज्य के हजारीबाग का रहने वाला था। वह हजारीबाग के थाना बड़ा बाजार स्थित पौष कॉलोनी जयप्रभा नगर में एक किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार खुशहाल था। परिवार खुशहाल क्यों न हो, विनोद पाठक भारतीय खनन विभाग कोल विभाग के सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (CMPDI) की हजारीबाग जिले की बड़कागांव शाखा में हेड क्लर्क के पद पर नौकरी करता था। वहां उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। खाने पीने और अन्य खर्च के बावजूद वह अपनी तनख्वाह में से प्रति माह अच्छी रकम बचा लेता था। नौकरी करने के साथ साथ वह एक योग संस्था का जिलाध्यक्ष भी था। विनोद जीवन की नया बड़े मजे से खे रहा था। बात सन 2013 की है। विनोद पाठक पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात हजारीबाग जिले के पीटीसी की इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर से हुई। मंजू ठाकुर पतंजलि योगपीठ के काम से वहां गई हुई थी। दरअसल इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट से इतनी प्रभावित थी कि उसने उसकी एजेंसी ले ली थी। बातचीत के दौरान जब यह पता चला कि दोनों एक ही प्रांत के ही नहीं बल्कि एक ही जिले के रहने वाले हैं,
तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वैसे भी दूर प्रदेश में अपने इलाके का कोई मिल जाए तो अपनेपन सा लगता है। इतना ही नहीं, उससे दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ था। एक ही मुलाकात और एक ही बातचीत में वे एक दूसरे से घुल मिल गए। उन्होंने अपने अपने पेशे के बारे में भी बता दिया था। उसके बाद काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहे। पतंजलि योग पीठ से वापस लौटते समय दोनों ने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दे दिए थे। मंजू और विनोद दोनों ही सरकारी पेशे से जुड़े हुए थे और हम उम्र थे। मंजू बात करने में काफी चतुर और मृदुभाषी किस्म की औरत थी। विनोद जब से मंजू से मिला था, उसकी ओर आकर्षित हुए जा रहा था। इस बात को वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। जब तक दिन में एक दो बार उससे बात नहीं कर लेता या उससे मिल नहीं लेता था, उसके दिल को चैन नहीं मिलता था। जबकि विनोद जानता था कि उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, बेटी भी सयानी हो चुकी है। पत्नी को जब ये बात पता चलेगी तो घर में वह कितना कोहराम मचाएगी। फिर बच्चे भी उसके बारे में क्या सोचेंगे। यह सोचकर कुछ पल के लिए उसके कदम जड़ गए थे, लेकिन दिल की पुकार के आगे वह नतमस्तक हो गया और मंजू को पाने की हसरत में वह अपने बीवी बच्चों को भूल गया। मंजू का सान्निध्य पाने के लिए विनोद उसका व्यवसाय पार्टनर बन गया और मटवारी में ऑफिस और दुकान खोल ली। विनोद ने सोचा कि अब उस पर न तो किसी को शक होगा और न ही कोई उंगली उठा पाएगा। मंजू भी विनोद पर मर मिटी थी, जबकि वह भी शादीशुदा थी। उसने भी विनोद से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। उसके बाद दोनों भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़कर काम करते रहे। मंजू कंपनी की ओर से राजस्थान टूर पर गई थी। तब विनोद भी उसके साथ था। मंजू का विनोद के दिल के साथ साथ उसके परिवार पर भी दबदबा बन गया था। वह जब चाहे तब बिजनेस के बहाने विनोद के घर आ धमकती थी। उसके साथ घंटों बैठे गप्पे लड़ाती और ठहाके मारती। अन्नू कोई दूध पीती बच्ची तो थी नहीं जो पति की इन हरकतों को न समझती। बात 1 से 2 दिन की या फिर कभी कभार की होती तो चल सकती थी, लेकिन यहाँ तो लगभग रोज ही वह विनोद के पास चली आती थी। अन्नू को मंजू का रोज रोज उसके घर आना बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अब पानी सिर के ऊपर से बह रहा था। जब सब्र का बांध टूट गया तो एक दिन अन्नू पति विनोद से पूछ ही बैठी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, हाँ। क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकती हो। तुम्हारा तो अधिकार है, विनोद संजीदगी के साथ बोला। तो ठीक है, ये बताइए कि ये पुलिस वाली मंजू यहाँ रोज रोज क्यों आती है? बिजनेस के सिलसिले में और क्या? पति ने बताया। लेकिन उसका यहाँ रोज रोज का आना मुझे पसंद नहीं है। बड़ी बेटी कीर्ति भी नाराज होती है, अन्नू बोली। ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? विनोद पत्नी के ऊपर नाराज हुआ। वो यहाँ आती हैं तो बिजनेस के बारे में बात करने के लिए ही आती हैं, कोई गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। और तुम क्या समझती हो कि मैं उनके साथ बैठे क्या कोई गुलछर्रे उड़ाता हूँ? समझी तुमने, उनके बारे में आज तो कह दिया, आइंदा फिर ऐसा मत कहना। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। झल्लाता हुआ विनोद पत्नी से नजरें चुराते कमरे से बाहर निकल गया, जैसे उसकी चोरी पत्नी ने पकड़ ली हो। बाहर निकलकर विनोद ने एक लंबी सांस ली। वह समझ गया कि मंजू को लेकर पत्नी को शक हो गया है। जिस दिन से अन्नू ने मंजू ठाकुर को लेकर पति विनोद को टोका था, उस दिन से पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई। विनोद को पत्नी की यह बात बुरी लगी थी कि उसने मंजू के बारे में उससे पूछने की हिम्मत कैसे की। यह पूछकर उसने बहुत बड़ी भूल की है। इस भूल का उसे दंड जरूर मिलेगा।
उस दिन के बाद विनोद ने रोजाना ही मंजू को घर बुलाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अब वह मंजू को अलग कमरे में बुलाकर एकांत में बात करता। यह देखकर अन्नू को गुस्सा आता। यह सब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। अन्नू ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। नतीजा, विनोद पत्नी की पिटाई करने लगा। अपने सिंदूर का बंटवारा होते हुए अन्नू नहीं देख सकती थी, इसलिए वह बच्चों को लेकर मायके रांची चली जाती थी। जब गुस्सा शांत होता तो लौट कर घर आ जाती। इस तरह अन्नू कई बार मायके जा चुकी थी, लेकिन विनोद पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था, बल्कि पत्नी के आने के बाद उसे और ज्यादा आज़ादी मिल जाती थी। वह मंजू के साथ बिना किसी डर के गुलछर्रे उड़ाता। धीरे धीरे विनोद और मंजू के अनैतिक संबंधों की जानकारी अन्नू के पूरे नाते रिश्तेदारों तक फैल गई थी। विनोद की चारों ओर बदनामी हो रही थी। उसे शक हो गया था कि अन्नू ही उसकी बदनामी करा रही है, इसलिए अब वह उस पर पहले से ज्यादा सितम ढाने लगा। पत्नी के साथ साथ वह बच्चों की भी पिटाई करने लगा। वह अपनी बड़ी बेटी कीर्ति को ज्यादा मारता था, क्योंकि कीर्ति भी मंजू का विरोध करती थी। वह अपनी मां का पक्ष लेती थी। बच्चों को बेदर्दी से पिटता देख अन्नू की जैसे जान ही निकल जाती थी। अन्नू ने एक दिन दुखी होकर मंजू को फोन करके कहा, तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो तो कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हारे रास्ते से मैं हमेशा के लिए हट जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को मत सताओ। अन्नू की याचना इतनी दर्दभरी थी कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन मंजू पर उसकी याचना का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था, बल्कि वह भी तो यही चाहती थी कि अन्नू उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। उसी समय मंजू की दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न अन्नू को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन मंजू ने विनोद को विश्वास में लेकर उकसाया कि अन्नू को रास्ते से हटा दो, ताकि हमें फिर किसी का डर नहीं रहे। प्रेम में अंधे विनोद को प्रेमिका मंजू की बातें जंच गईं। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए वह उपाय सोचने लगा। तब मंजू ने उसे टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम सीरियल देखने की सलाह दी और कहा कि वहां से नए नए आइडिया मिल जाएंगे। उस दिन के बाद से विनोद ड्यूटी से जब भी घर आता, नाश्ता वगैरह करके टीवी पर क्राइम स्टोरी पर आधारित सीरियल देखने बैठ जाता। सीरियल से वह अपराध की उन बारीकियों को समझने की कोशिश करता था कि कैसे अपराधी अपराध करके पुलिस के चंगुल से बच निकलने की कोशिश करते हैं। योजना के अनुसार उसने 20 जनवरी 2018 को ही अन्नू पाठक को मारकर लाश को ठिकाने लगाने का मन बना लिया था। इसके लिए उसने 16 जनवरी को पूरी योजना तैयार कर ली। विनोद ने हत्या के लिए एक चाकू खरीदा और फुटपाथ से काले रंग की एक पॉलीथिन थैली व रस्सी, यहाँ तक कि उसके घर के सभी तालों की 2 से 2 चाबियां थीं। इसके बावजूद भी उसने एक नया ताला भी खरीदा, ताकि लाश को कमरे में बंद करके यह अफवाह उड़ा देगा कि अन्नू नाराज होकर घर पर ताला बंद करके मायके चली गई। योजना के अनुसार विनोद ने अपने तीनों मोबाइल फोन 20 जनवरी को स्विच ऑफ कर दिए थे। वह नए नंबर से मंजू से बात करता था, ताकि किसी को शक न हो। मंजू से विनोद की आखिरी बात पीसीओ से 2 दिन पहले यानी 27 जनवरी को हुई थी। 28 जनवरी 2018 को मंजू ठाकुर को लेकर अन्नू और विनोद में जमकर विवाद हुआ। योजनानुसार 29 को विनोद 10:15 बजे सुबह अपने ऑफिस में हाजिरी लगाकर वापस घर आ गया। यह उसने इसलिए किया ताकि 29 जनवरी को उसका ऑफिस में रहने का सबूत बन जाए। जब वह घर आया तो उस समय तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। तब बिना किसी गलती के उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पति की बेरहमी पिटाई से अन्नू टूट चुकी थी।
वह जान रही थी कि इस समय पति के सिर पर इश्क का ऐसा भूत सवार है कि उन्हें फिलहाल अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह गया है। पराई औरत के चलते वह अपने ही हाथों घर में आग लगाने पर लगे हैं। ऐसे में उनसे कुछ भी कहना बेअसर होगा, लिहाजा वह कुछ नहीं बोली। पत्नी की पिटाई करने के बाद विनोद कहीं चला गया। करीब 12:15 बजे वह लौट कर घर आया। उस समय अन्नू मंजू से बात कर रही थी। पति के लौटने का अन्नू को पता नहीं चला। विनोद कान लगाकर पत्नी द्वारा फोन पर की जा रही बातचीत को सुनता रहा। उस बातचीत से वह यह बात समझ गया कि अन्नू इस समय मंजू से बात कर रही है। उस समय अन्नू मंजू से पति की शिकायत कर रही थी। अपनी शिकायत सुनकर विनोद अपना आपा खो बैठा। फिर क्या था, उसने अन्नू के पीछे जाकर एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से तेज धार वाले चाकू से गला रेत दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और अन्नू फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ ही देर में वह शांत हो गई। इसके बाद प्रेमिका मंजू ठाकुर को फोन कर विनोद ने पत्नी की हत्या करने की जानकारी दे दी। यह सुनकर मंजू पहले तो घबरा गई, फिर बाद में खुश भी हुई कि अब हमारे बीच का अन्नू नाम का कांटा सदा के लिए निकल गया। मंजू ने उसे सलाह दी कि वह वहां पर कोई भी सबूत न छोड़े। उसका सिर धड़ से काट कर अलग कर दे। सिर और धड़ दोनों को दो अलग अलग पॉलीथिन की थैलियों में भरकर उसे दीवान में छिपा दे। मती के मारे विनोद ने वैसा ही किया जैसा उसकी प्रेमिका इंस्पेक्टर मंजू ने करने को कहा। कमरा बंद करके वह सबूत मिटाने में जुट गया। उसे डर था कि जल्दी से लाश ठिकाने नहीं लगाई और सबूत नहीं मिटाए तो बच्चों के स्कूल से घर आने पर सारा भेद खुल जाएगा। सबूत मिटाने और लाश ठिकाने लगाने में उसे 2.5 घंटे से ज्यादा लगे। सिर और धड़ को अलग अलग करके पॉलीथिन थैली और प्लास्टिक बैग में पैक कर दीवान के बॉक्स में डाल दिया। फिर कमरे में नया ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रख कर दोबारा ऑफिस चला गया। शाम 4 बजे तीनों बच्चे स्कूल से घर लौटे तो कमरे पर ताला बंद देख हैरान रह गए। कीर्ति पड़ोस में आंटी के यहाँ माँ के बारे में पता लगाने गई, लेकिन वहां से कुछ पता नहीं चला। बच्चे जब स्कूल गए थे तो उनकी माँ अन्नू घर में ही थी। अचानक कहाँ चली गई ये सोचकर वे परेशान हो गए। शाम करीब 5 बजे विनोद जब ड्यूटी से घर लौटा तो कीर्ति ने उससे माँ के बारे में पूछा। इधर उधर का बहाना बनाते हुए विनोद ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ नाराज होकर अपने मायके चली गई है। तब कीर्ति ने अपनी ननिहाल फोन किया तो पता चला कि उसकी माँ वहां आई ही नहीं है। ये सुनकर कीर्ति का माथा ठनक गया। उसे लगने लगा कि कहीं पापा ने माँ के साथ कोई अनहोनी घटना तो न कर दी। कीर्ति बार बार पिता से माँ के बारे में पूछने लगी तो विनोद घबरा गया। उसे लगा कि कहीं भेद न खुल जाए। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों न इसे भी मार दे, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ये सोचकर विनोद उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर लपका, लेकिन पिता की बुरी मंशा भांप कर कीर्ति तेजी से भागकर पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई, जबकि उसके छोटे भाई बहन घर में भीगी बिल्ली बने दुबके रहे। कीर्ति रात को भी अपने घर नहीं आई। विनोद रात में उसी दीवान पर सोया जिसमें अन्नू की लाश छिपा रखी थी। बहरहाल 18 फरवरी 2018 को पुलिस ने फरार विनोद पाठक को कोदरमा के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। विनोद ने अपने ऑफिस के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को फोन करके कहा था कि वह अपनी कार से उसके पास आ जाए, उसे अभी डोभी जाना है। तब सुपरवाइजर अपनी इंडिगो कार लेकर विनोद के घर पहुंच गया था। आरोपी विनोद ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद वह अपने ही ऑफिस के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की इंडिगो कार से डोभी तक गया था। इस मामले में सिक्योरिटी सुपरवाइजर और उसकी पत्नी से भी पुलिस ने पूछताछ की।
विनोद पाठक ने यह भी कबूल किया कि पत्नी की हत्या करने के बाद वह सीधा प्रेमिका मंजू ठाकुर के पास खून से लथपथ पहुंचा था और हत्या के बारे में पूरी जानकारी दी। पुलिसिया पूछताछ में मंजू ने यह भी बताया था कि अन्नू का सिर से धड़ अलग करने का आइडिया उसने ही दिया था। मंजू ने विनोद पाठक को हत्या करने के बाद अलग अलग जगहों पर लाश छिपाने का तरीका भी बताया था। घटना के बाद मंजू ठाकुर और विनोद पाठक के बीच 32 बार फोन पर बातचीत हुई थी। मंजू विनोद के कांटेक्ट में लगातार रही। वह नए नंबर से मंजू से बात करता था ताकि किसी को शक न हो। मंजू से विनोद की आखिरी बात पीसीओ से 27 जनवरी को हुई थी। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि विनोद जिस वक्त अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर रहा था, तब किस शख्स ने उसकी मदद की। पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर और विनोद कुमार को सीजेएम की अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को जेपी केंद्रीय कारागार भेज दिया। कथा लिखे जाने तक आरोपी विनोद पाठक और मंजू ठाकुर जेल सलाखों के पीछे कैद थे। पुलिस सनसनीखेज तरीके से की गई हत्या के दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही थी। मंजू ठाकुर की ओर से जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जो न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने खारिज कर दी थी। दोस्तों, आपकी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।